और एक स्टेप ऊपर रखो। सह अस्तित्ववादी विज्ञान की मूल अवधारणाएं अगर मैं कहूँ तो कौन सी होंगी? हाँ, इसमें लिखा ही है। जब अपन पढ़ रहे हैं सत्यवादी विज्ञान तो उसमें 5 चीज़ें लिखी हैं मध्य दर्शन में, जिसको कि परम श्रद्धेय श्री एकनाथ राज जी ने अपने शोध या अनुसंधान के माध्यम से व्यक्त किया। तो वो क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है। तो जब हम क्रिया में निरंतर नियंत्रण संतुलन को देखते हैं तो नियंत्रण को ज्ञान बोला है मध्य दर्शन में। तो सत्ता जो है, सत्ता में होने मात्र से हर इकाई नियंत्रित और संतुलित है, अर्थात ज्ञान में है। तो जब मानव इस अस्तित्ववादी ज्ञान को पहचानता है तब उसको नियंत्रण को ज्ञान के रूप में पहचानता है। नहीं, हर इकाइयाँ नियंत्रण है तो संतुलन भी है, संतुलन है तो व्यवस्था है। तो नियंत्रण संतुलन के रूप में ही हर इकाई स्वयं व्यवस्था में है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो कह रहे हैं कि सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। तो जब क्रिया में सहअस्तित्व को व्यक्त कर रहे हैं तो वर्तमानता के संदर्भ में, वर्तमान है मतलब वर्तते रहती है, मतलब निरंतर गति करते रहती है। जब नित्य प्रभावी की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा नित्य स्रोत के रूप में, प्रेरणा के रूप में हर क्रिया में है, तो उसको नित्य प्रभावी बोलते हैं। क्या यही कॉन्शियसनेस है जिसे भौतिकवादी विज्ञानी ज्ञान को कॉन्शियसनेस कहते हैं? हाँ, तो क्या यही सहअस्तित्व ही कॉन्शियसनेस है? सहअस्तित्व को कौन चेतना शब्द बोला है, लेकिन चूंकि इसमें क्रिया नहीं है इसलिए कॉन्शियसनेस का पहचान वहाँ नहीं है। कॉन्शियसनेस का पहचान गठन पूर्ण परमाणु में है, चेतना में। ऐसे तो हम लोग अभी का एग्जिस्टिंग जो हमारा धर्म ग्रंथ है या जो जिसको वैदिक ज्ञान बोलते हैं उसमें ऐसा चेतना शब्द का प्रयोग हुआ है, कॉन्शियसनेस का प्रयोग हुआ है ना। तो वो सत्ता को जो कॉन्शियसनेस के रूप में कहते हैं कि हर प्रकृति में हर जो पदार्थ है वो चेतना संपन्न है, ऐसा बोलते हैं, है ना। लेकिन मध्य दर्शन में कह रहे हैं कि ये इसमें ही है, डूबे भी, ये मिलना बिछड़ना नहीं, ये है ही, होने मात्र से नियंत्रित है। तो जब हर परमाणु में जो है प्रेरणा, ये प्रेरणा ही जो है उसमें उसकी दिशा को, गति को निर्धारित कर रही है। तो कैसे कर रही है? तो पूर्ण है, जो सत्ता है वो पूर्ण है, वो क्रिया शून्य है। लेकिन क्रिया शून्य होने के कारण से उसमें लय गति तरंग नहीं है, वो खंड खंड नहीं। लेकिन परमाणु जो है वो अंश रूप में, इसलिए खंड खंडी है। लेकिन जब वो अणु रूप में, परमाणु रूप में गठित हो जाता है तो एक यूनिट हो जाता है। यूनिट रूप में एक तृप्ति है। तो ये जो तृप्ति है, यही तृप्ति आचरण पूर्णता तक फिर नित्य प्रभावी है। तो सहअस्तित्व में जो पूर्णता है, तो ये पूर्णता की दिशा में जो गति है किसी भी परमाणु में, उसको जब ज्ञान अवस्था में पहचानते तब कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको चैतन्य क्रिया में ही कॉन्शियसनेस का या ज्ञान का प्रमाण है। तो क्योंकि बाकी जो जड़ चैतन्य प्रकृति है वहाँ पहचानना, निर्वाह करना है, जानना मानना नहीं है। तो यहाँ जानने के आधार पर जो मानना है, जिसको जागृत जीवन बोलते हैं, जिसको कर्ता कारण उद्देश्य फल एवं प्रभाव का पूर्ण अध्ययन है, तो वो फल परिणामों के आश्वस्ति के साथ जो गति करता है उसको कॉन्शियसनेस मध्य दर्शन में कहा गया है। कॉन्शियसनेस एक क्रिया है? हाँ, चैतन्य क्रिया का अभिव्यक्ति है कॉन्शियसनेस। जबकि अभी हम ऐसा मानते हैं कि वो व्यापक सत्ता है, हालांकि सत्ता में होने मात्र से क्रिया है ना। क्रिया जो है फिर तो ये सत्ता की ही अभिव्यक्ति है क्रिया में, है ना। तो इसको कह रहे हैं यहाँ पर मध्य दर्शन में, इस अस्तित्ववादी अभिव्यक्ति है। क्योंकि क्रिया तो स्वयं में व्यक्त नहीं हो सकती, वो क्रिया शून्यता स्वयं में तो व्यक्त नहीं हो सकती, इसलिए क्रिया के माध्यम से। तो प्रेरणा के रूप में सहअस्तित्व ही है। तो क्या प्रेरणा है? पूर्णता की दिशा में गति है। तो सहअस्तित्व में समस्या है ही नहीं, समाधान ही है। यदि मानव के आने से पहले तक देखिए तो समाधान ही है। यानी हर इकाई नियंत्रण संतुलन को ही व्यक्त कर रही है, होने के रूप में भी और रहने के रूप में भी। जैसे पदार्थ अवस्था जब प्राणावस्था के साथ भागीदारी कर रहा है, या प्राणावस्था जब पदार्थ अवस्था के साथ पूरक हो रहा है ना, तो वहाँ पर भी नियंत्रण संतुलन है। और मानवता का आने तक नियंत्रण संतुलन है। चूंकि मानव भ्रमित होता है, इस कारण से भ्रमित विचार जो है वो पूर्ण विचार नहीं है। मानव में अभी विचार का प्रयोजन, कार्य का प्रयोजन, व्यवहार का प्रयोजन, आशा का प्रयोजन, इच्छा का प्रयोजन स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं हुआ। ज्ञान के लिए प्रयास तो चल ही रहा है, कहीं ना कहीं तक पहुँचे ही हैं,
तो मध्य दर्शन में कहना है कि 4 विषय 5 संवेदनाओं के ज्ञान तक पहुँचे हैं, लेकिन वो सहस्तित्व के आधार पर नहीं देख पाने से प्रकृति की व्यवस्था में मानव के द्वारा नियम विरुद्ध उत्पादन होने से जो वैज्ञानिक अभिव्यक्तियां रही हैं वो दिशा को नहीं पहचान पाई। इसलिए विज्ञान में जब क्रिया का अध्ययन है तो क्रिया की दिशा पहचानने की जरूरत है। तो नित्य वर्तमानता, नित्य प्रभावशीलता है ना, उसके साथ उपयोगिता पूरकता, उसके साथ जो है संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, ये मानव में है। मानव संबंध को पहचानता है, इसलिए पूर्णता के अर्थ में अनुबंध बराबर संबंध कहा है। तो मूल्य क्या है ना, तो कह रहे हैं कि नियंत्रण पृष्ठभूमि की नियम संज्ञा, नियंत्रण बराबर ज्ञान। तो मानव अपने जीने के नियम को पहचानेगा तो मूल्य, मूल्यांकन, संबंध और उभय तृप्ति सभी को पहचानेगा। तो उभय तृप्ति क्यों कह रहे हैं कि मानव मानव संबंध में संतुलन नहीं है, मानव प्रकृति संबंध में संतुलन नहीं है। इन दोनों संबंधों में नियम त्रय विधि से संतुलन प्रमाणित होता है, यही उभय तृप्ति है। मानव संबंध ये आप विज्ञान के संदर्भ में कह रही हैं। ये जो 5 बिंदु आपने कहे जिनके आधार पर सह अस्तित्ववादी विज्ञान को समझाया जा रहा है, ये 5 बिंदु आप विज्ञान के संदर्भ में कह रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो मानव के संदर्भ में भी कही जा रही है साथ में। क्रिया है ना, विज्ञान क्रिया का अध्ययन करता है, तो यहाँ चैतन्य क्रिया को भी क्रिया ही बोला है। और अध्ययन क्योंकि मानव कर रहा है, हाँ। इसलिए ये सारे बिंदु महत्वपूर्ण सारे बिंदु महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे फिर कहना है कि व्यापक वस्तु जो है वो पारगामी है, पारदर्शी है, वस्तु में संपृक्त संपूर्ण इकाइयां अथवा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो जैसे व्यापक वस्तु किसी के लिए बाधक नहीं है, सहायक है। सहायक किस रूप में है? ऊर्जा ही है ना, तो अभिव्यक्ति तो वही है ना। तो इसको सहायक ना भी कहा जाए, ये अस्तित्ववादी भाषा तो नहीं है। व्यापक वस्तु में होने मात्र से हर इकाई ऊर्जित है, ऊर्जा के कारण से क्रियाशील, क्रियाशील किसी निश्चित दिशा में है, निश्चित दिशा पूर्णता की ओर गति है। तो ये गठन पूर्णता जो इसको विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति और जागृति पूर्णता बोल रहे हैं। तो विकास क्रम विकास में भौतिक रासायनिक क्रिया का परिणाम गठन पूर्णता है। अब ये अग्रिम तृप्ति प्रमाणित है, जो गठन परमाणु गठन के साथ जो तृप्ति है वो गठन पूर्णता। मतलब अब ये जो परमाणु है, गठन पूर्ण परमाणु, ये भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी भौतिक रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जो सारे जड़ संसार में हो रही हैं, या विज्ञान जिनका अध्ययन करता है, वो सभी तो जड़ क्रियाएं ही हैं जिनका वो अध्ययन कर रहा है। तो उनकी गति भी पूर्णता की ओर ही है। और वो तब तक चलती रहती हैं ये क्रियाएं जब तक वो पूर्णता, आचरण पूर्णता प्रमाणित नहीं हो जाती। तो एक मुझे ये समझने का प्रयास करना है कि एक केमिकल है कोई, मान लीजिए कि एक केमिकल जैसे लेड है, वो ऑक्सीजन से मिलकर एक रासायनिक क्रिया कर रहा है। कब तक ये क्रिया करेगा? जब तक वो आचरण पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। ये भौतिक रूप से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आचरण पूर्णता एक अणु के लिए क्या होगी। अणु की आचरण पूर्णता यही है कि वो जो चैतन्य क्रिया में कन्वर्ट हो जाए, है ना। फिर चैतन्य क्रिया में अग्रिम गति है, तो वो क्रिया पूर्णता, तो मतलब अनुभव हो गया। अनुभव में सहस्तित्व में अनुभव है ना, तो सहस्तित्व समझ में आ गया। तो एक अणु भी उसी तरह से गति करेगा जैसे मानव गति करेगा या चैतन्य इकाई गति करेगी, वैसे ही जड़ इकाई की भी गति उसी तरीके से पूर्णता की दिशा में ही गति है ना। उस पूर्णता को प्रमाणित करने वाला मानव है। ये प्रमाणित तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा है, इसको पहचानने वाला कौन है? मानव। वो जड़ प्रकृति का अध्ययन भी मानव कर रहा है ना। तो जड़ प्रकृति तो आचरण को प्रमाणित ही कर रहा है, लेकिन वो आचरण सहस्तित्व के अर्थ में है, इसको पहचानने वाला मानव है। तो वैज्ञानिक के रूप में मुझे ये देखना चाहिए कि ये गति किस दिशा में हो रही है, और ये क्रिया पूर्णता तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, और ये चैतन्य में बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली कोई भी क्रिया हो रही है तो उस जड़ क्रिया जो है वो चैतन्य क्रिया तक पहुंचे और वहां से जागृति की ओर आगे बढ़े, तब ये सर्कल पूरा पहुंचे नहीं, ऐसा होता ही है, क्रम है, ये क्रम ही है, विकास क्रम विकास ही है। तो अभी विकास की जितनी अवधारणाएं हैं वो क्या है कि शरीर जैसे पदार्थ है, फिर प्राण है, फिर जीव शरीर है, फिर मानव शरीर है। मानव शरीर सर्वाधिक विकसित है, लेकिन जैसे ही वो विरचित होता है, पदार्थ हो जाता है, तो इसको विकास नहीं मान रहे हैं सहस्तित्ववाद में। वो कह रहे हैं गठन पूर्ण होना ही विकास है, क्योंकि वो भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं करेगा, अब वो वापस वहां नहीं जाएगा, ये विकास है। फिर क्रिया पूर्ण हो गए, मतलब अब
समझ हो गई पूरी। अब समझ का प्रमाण आएगा तो कहाँ आएगा? तो जीवन में 4 भाग है ना? मतलब मानव में 4 भाग है, अनुभव, विचार, व्यवहार और प्रयोग। ये मानव में 4 है आयाम। तो अनुभव और विचार, व्यवहार और प्रयोग की समझ तो जीवन में है ना? लेकिन व्यवहार का प्रमाण मानव के साथ है ना? और प्रयोग प्रमाण प्रकृति के साथ है। तो इसलिए मानव आचरण का अध्ययन है ना? तो जीवन में समझ होती है, लेकिन जैसे विचार को और अनुभव को देखोगे वो जीवन का भाग है, लेकिन अनुभव व्यवहार और प्रयोग ये मानव के साथ और प्रकृति के साथ है। और अनकॉन्शियस या जड़, इन दोनों को मिलाए बिना विज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है। अनकॉन्शियस नहीं बोल सकते ना, क्योंकि चेतना है ही। तो विज्ञान जिस रेफरेंस में कॉन्शियसनेस को बोल रहा है ना, दर्शन में उसको नहीं बोल रहे हैं। दर्शन में सहअस्तित्व के अर्थ में बात कर रहे हैं। तो दर्शन में कह रहे हैं कि समस्त क्रियाएं किसी निश्चित प्रयोजन से किसी निश्चित दिशा में किसी निश्चित अर्थ को व्यक्त कर रही हैं। चूंकि सहअस्तित्व में है ना, कह रहे हैं कि जो सहअस्तित्व है वो व्यवस्थाओं में प्रमाणित होता है विकेंद्रीकृत विधि से, यानी हर अंश अणुरूप में, हर अणु हर परमाणु रूप में, हर परमाणु अणु रूप में, अणु जो है अवस्था रूप में, अवस्थाएं 4 अवस्था में, ये 4 अवस्थाएं धरती के साथ, ये धरती जो है सोलर सिस्टम के साथ, सोलर सिस्टम आकाश गंगाओं के साथ, ऐसे सहअस्तित्व में जो अनंत ब्रह्मांड तक व्यवस्था है उस अर्थ में सहअस्तित्व व्यक्त है। आप उसको एक जगह नहीं देख सकते। तो ये विकेंद्रीकरण है, यहाँ पे केंद्रित नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर इस इतना विराट अगर इसका कैनवास है तो अध्ययन करना कितना मुश्किल हो जाएगा? कुछ नहीं, बहुत आसान है भाई। हम जीवन ही है ना, किसी जीवन ने अध्ययन किया है तो जीवन का स्वरूप तो सेम है, मेरा, आपका, सबका। सभी की प्यास भी सेम है, देखने की क्षमता भी सेम है। अब सवाल यह है कि हमें हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं। तो जैसे अभी तक तो अनुभव के बाद की स्थितियों की बात की गई, लेकिन उसको इस प्रकार से अभिव्यक्त नहीं किया गया जैसे मध्य दर्शन में किया गया है। जीवन क्रियाओं का, उन क्रियाओं के प्रयोजन का, तो क्रिया का ही अध्ययन है। अभी तक एग्जिस्टिंग जो हमारा विज्ञान, जो धार्मिक आख्यान है या उपदेश हैं या मान्यताएं हैं, उनमें क्रिया के रूप में अध्ययन नहीं है आत्मा का। वो कह रहे हैं आत्मा परमात्मा में विलय होती, यहाँ कह रहे हैं विलय नहीं होता, सहअस्तित्व में ही है ना? तो चूंकि आत्मा के माध्यम से सहअस्तित्व व्यक्त हो, मतलब अनुभव में सहअस्तित्व स्पष्ट होता है, व्यक्त नहीं होता, अनुभव में स्पष्ट होता है। वो अनुभव को प्रमाणित करने वाला मानव ही है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म से नेष्ठ होते भी नेष्ठ नहीं है, क्योंकि सहअस्तित्व है ना? तो यहाँ से जो मानव में समानता की प्यास है, जो सम्मान की प्यास है, वो इस सहअस्तित्व विधि से ही सम्मान और विश्वास और समानता के ध्रुव बिंदुओं को पहचाना जाएगा। इससे कम में नहीं पहचाना जाएगा, क्योंकि जैसे ही श्रेष्ठ और नेष्ठ हुआ, समानता कहाँ है? अच्छा, आपने इस दौरान एक बात कही कि अगर मानव जो है वो 2 चीज़ों का सहअस्तित्व है, शरीर और चैतन्य का या आत्मा का, तो जो जड़ शरीर है वो जब तक चैतन्य रहता है तब तक तो चैतन्य स्वरूप में रहता है, जड़ चैतन्य दोनों सहअस्तित्व में रहते हैं। जब मृत होता है तो वो खुद जड़ जो है वो पदार्थावस्था में फिर से मिल जाता है, तो एक साइकिल पूरा होता है। लेकिन अगर वो जागृत हो जाता है तो जीवन रूप में तब भी उसकी यात्रा चलती रहती है। नहीं, जागृत नहीं होता तब भी चलती है, लेकिन वो जैसी स्थिति में, भ्रमित स्थिति में रहता है। जीवन को जागृति होना है, क्योंकि तृप्ति तो मानव को चाहिए। अभी शरीर को मिट जाने को विज्ञान जो है कहता है कि जो विज्ञान ने बात की है ना, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। वो कहता है ये शरीर का इम्पैक्ट है, चेतना जो है वो शरीर का प्रभाव, शरीर समाप्त हुआ वो प्रभाव। इसलिए भोगवादी प्रवृत्ति है कि जब तक शरीर है भोग लो, वो यही सुख देख रहा है। लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, मैं तो भारतवर्ष की मान्यताओं को ज्यादा जानती हूँ, बाकी का तो उतना अध्ययन मेरे पास गहरा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। यहाँ भी बहुत गहरा अध्ययन नहीं है, लेकिन सामान्य अध्ययन जो है। तो अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ और है, जीवन है। सहअस्तित्ववादी विज्ञान भी यही कहता है। सहअस्तित्ववादी विज्ञान कह रहा है कि ये आत्मा और सत्ता के अलग अलग अस्तित्व को मान रहे हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम है ना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो अलग अलग नहीं है, सहअस्तित्व में है, और वो किसी क्रम से अभिव्यक्त है। तो अनुक्रम है, जैसे विकास क्रम, विकास, जागृति, जागृति क्रम, फिर जागृति, फिर जागृति पूर्णता, ऐसा बोल रहे हैं।
तो जागृति पूर्णता चार अवस्थाओं के संतुलन के साथ है, जब मानव परंपरा संतुलित हो जाएगी। यानी जैसे पदार्थ अवस्था की हर इकाई नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित कर रही है ना, तो जब तक हर मानव इकाई, हर परिवार जब तक समाधान समृद्धि को प्रमाणित नहीं करेगा, इस धरती पर जब तक मानव मानव संबंध में संतुलन और मानव प्रकृति संबंध में संतुलन प्रमाणित नहीं होगा, तब तक जो है सहअस्तित्व प्रमाणित ही नहीं होगा। तो जो धरती की सोलर सिस्टम में भागीदारी वो प्रमाणित ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इकाई के रूप में भी इकाई को भी पहचानने की जरूरत है। ये परमाणु को इकाई मतलब गठन बोल रहे हैं, है ना। तो जैसे ये शरीर और जीवन का संयुक्त गठन है, फिर मानव परिवार में गठित है, परिवार समाज के रूप में गठित है, फिर ये धरती एक गठन है चारों अवस्थाओं के साथ, फिर धरती सोलर सिस्टम में गठित है, सोलर सिस्टम एक यूनिट है, फिर आकाश गंगा एक यूनिट है, फिर ये सारी यूनिट को एग्जिस्टेंस में गति करती हैं। जब हम इस रूप में देखते हैं तो वो कॉस्मिक रेज का जो इम्पैक्ट धरती पर है, धरती की जो कॉस्मिक रेज है, ब्रह्मांडी किरण है, उनका इम्पैक्ट अन्य धरतियों पर भी है ना। जब हम इस बात को पहचानते हैं, मानव इस बात को पहचानता है, तब व्यवस्था के अन्य में जीने की अनिवार्यता को, नियंत्रण संतुलन में जीने की अनिवार्यता को पहचानता है, तब मानव चेतना में जीने के लिए बाध्यता उसको स्वीकार। तो एक तरह से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आजकल ये बहुत एक यूनिवर्सल थियरी की तलाश चल रही है, ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मानव और मानव से रचा हुआ परिवार और समाज और फिर ये पृथ्वी और फिर ये ब्रह्मांड, जैसी इन व्यवस्थाओं का अध्ययन है, वैसे ही परमाणु और परमाणु की दूसरे परमाणु से परस्परता में जो क्रियाएं हो रही हैं, जिनको विज्ञान अध्ययन करता है, एक ही थियरी है जो दोनों तरफ चल रही है। दोनों के लिए एक ही थियरी है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चैतन्य हो, और पूर्णता जो है वो जागृति की पूर्णता या जागृति पूर्णता की ओर ही उनकी गति है। इसको पहचान कर पूर्णता में अध्ययन करना, विखंडन विधि से नहीं, पूर्णता में जब हम अध्ययन करेंगे तब वो विज्ञान का सही अध्ययन होगा। ये आप विज्ञान की दिशा तय होनी जरूरी है जी। अभी दिशा नहीं है, परमाणु किसी निश्चित दिशा में गति कर रहा है, ये विज्ञान की पकड़ में नहीं है। ये लैकिंग है, एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम है, जो साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम है, उसमें ये लैकिंग है। दूसरा क्या कमी है उसमें, कि विज्ञान जो अध्ययन कर रहा है ना, विज्ञान जो है ये जिन मान्यताओं पर अध्ययन कर रहा है कि पदार्थ से चेतना पैदा होती है, उसको ये प्रूव नहीं कर पाया है, इसलिए ये मान्यता ही है। लेकिन उसने जो फिजिकल केमिकल जो फैक्ट और फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार पर उसने नियम को पहचाना है। तो अभी मानव के जीने के नियम पहचान में आ जाएंगे तो विज्ञान की दिशा भी पहचानने में आ जाएगी, है ना। तो जड़ ही चैतन्य हुआ है, इसलिए कहना है विज्ञान में चैतन्य पक्ष का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि क्रिया तो वो भी है, विज्ञान क्रिया का अध्ययन करता है। अभी ये बात, अभी एग्जिस्टिंग जो साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम है उसमें जड़ ही चैतन्य होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मध्य दर्शन ये इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए ये विकल्प है। इसको विकल्प के रूप में ही समझा जाए, क्योंकि भी हस्तक्षेप विधि से अध्ययन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम में। यहाँ पर हस्तक्षेप विधि से अध्ययन नहीं है, स्वभाव गति में परमाणु का नियंत्रण संतुलन के अर्थ में अध्ययन है। हर परमाणु नियंत्रण संतुलन के अर्थ में गति कर रहा है। और नियंत्रण संतुलन क्यों है? सत्ता में डूबे भीगे घिरे होने मात्र से नियंत्रण संतुलन, वही नियंत्रण संतुलन मानव में ज्ञान के रूप में प्रमाणित करता है। जैसे विश्वास में मानव नियंत्रित रहता है, अविश्वास में अनियंत्रित रहता है। तो ये नियंत्रण जो है वो ज्ञान का प्रकाशन है। तो विश्वास ही प्रेम तक अभिव्यक्त रहता है, ऐसा हम समझते हैं मूल्यों के रूप में। और मूल्य जो है वो नियम के रूप में है, क्योंकि नियंत्रण बराबर ज्ञान है ना। तो क्रिया के नियंत्रण पृष्ठभूमि की नियम संज्ञा है, तो नियम में ही ज्ञान प्रमाणित होता है, इससे कम में ज्ञान प्रमाणित नहीं होता। तो अस्तित्व सहअस्तित्व स्वरूप में संपूर्ण मूल्यों की अभिव्यक्ति। अच्छा, अभी आपने कहा कि नियम में ही ज्ञान प्रमाणित होता है, तो जो पदार्थ अवस्था है या प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, ये तो प्राकृतिक नियमों का पालन करते ही हैं। हाँ। तो क्या उन्हें हम ज्ञानशील इकाइयां माने? ज्ञान नहीं मानेंगे, वो नियंत्रण संतुलन को प्रामाणिक ज्ञान, ये ज्ञान तो मानव को हुआ है ना, वो प्रकृति को तो ज्ञान नहीं हुआ है। हालांकि चैतन्य प्रकृति को, इसलिए चैतन्य प्रकृति में क्यों ज्ञान कह रहे हैं, उसमें ऊर्जा कह रहे हैं। वहाँ पे ऊर्जा संपन्नता बोल रहे हैं, यहाँ ज्ञान संपन्नता। यही तो अंतर समझना है। नहीं तो यदि ज्ञान बोल देंगे तो फिर चैतन्य प्रकृति और जड़ प्रकृति का अंतर हम कैसे पहचानेंगे? कोई रेफरेंस चाहिए ना हमको डिफरेंशिएट करने के लिए, वही तो बात अपन कर रहे हैं। तो जो विज्ञान अभी इस डिफरेंशिएशन को नहीं कर पाता है, दर्शन ने उसको किया है।
इसलिए दर्शन जो है ना, हम अस्तित्ववादी दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। वहां पर जो विज्ञान का अध्ययन है वो किस दृष्टि से अध्ययन हो रहा है कि पदार्थ से चेतना पैदा हो रही है, वो इसको प्रूव करने में लगे, उस दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं वो सारा। अध्यात्म कह रहा है कि चेतना से पदार्थ पैदा हो रही, वो दोनों मान्यताएं हैं। अभी मध्य दर्शन में मैं जो आपसे बात करी वो मान्यता ही है, क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है, अनुभव के प्रकाश में अध्ययन कर रही हूँ। लेकिन ये जो बातें कही गई हैं, जिस आधार पर कही गई हैं, वो हर क्रिया हर घटना में नियम को व्यक्त कर रही है, नियम पूर्वक अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रही है। नियंत्रण संतुलन हर घटना में मुझे मिल रहा है, इसलिए उनको निराधार कल्पनाएं कह रहे हैं, क्योंकि वो जिन आधारों पे बात करी वो आधार प्रूव ही नहीं हुए। यहाँ पर जिन आधारों पे अस्तित्ववाद के आधार पे बात हो रही वो प्रूव होता है, इसलिए निराधार कल्पना कह लीजिए, निराधार जो है प्रयोजन कह लीजिए, अनुमान कह लीजिए, है ना, भी अनुमान ही है ना, तो उसको अनुमान कह लीजिए, कल्पना कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए। इच्छा का मतलब आशा विचार इच्छा तीनों मिला करके कल्पना है ना, तो अनुमान कल्पना ये दोनों एक ही चीज है। तो निराधार कल्पना, साधार कल्पना, निराधार अनुमान, साधार तो अनुमान, इसको एक हाइपोथेसिस माना जा सकता है। बिल्कुल मान्यता ही है ना। तो आप उसको भी हाइपोथेसिस के आधार पर जब आप अध्ययन करते हो तो प्रूव कैसे होगी। अब इसको तो कहते हैं कि सत्य सार्वभौमिक होता है, ये तो विज्ञान भी यूनिवर्सलिटी को ही खोज रहा है, अध्यात्म भी खोज रहा है। तो मध्य दर्शन के जितने प्रतिपादन है वो सब सार्वभौमिक है, इस आधार पर साधारण अनुमान प्रमाणित होता है, तो अनुभव है ये प्रमाणित हो जाता है। और केवल इतनी बात नहीं हो रही है दर्शन में, वो नियम विधि प्रक्रिया फल परिणाम तक अध्ययन कर रहा है, उसके आधार पर व्यवस्थाओं को प्रसूत्रित कर रहा है, संविधान तक की बात है ना। तो मानवीय आचरण कैसे परिवार में सूत्रित होता है, परिवार का आचरण कैसे समाज में सूत्रित होता है, तो अखंड में गर्भित है। अब ये इकाइयां जो है वो खंड, एक मिनट यहाँ पर रुकना चाहूंगी कि मानव समाज में कैसे एक सूत्रित हो रहा है, या मानव इकाइयां, तो मानव क्योंकि एक चैतन्य इकाई है तो वो मैनिपुलेट भी करता है। हाँ। अलग अलग समाज अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उनकी संस्कृति और सभ्यता जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जो जीव अवस्था है, प्राणावस्था है या पदार्थावस्था है, वो तो मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, वो तो प्रकृति के नियम को ही मानते हैं। तो वहाँ ज्यादा आसान है वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना। क्या आप ऐसा आसान नहीं कहेंगे, विज्ञान वहीं तक पहुंचा है, चैतन्य तक नहीं पहुंच पाया, ऐसा कहना ठीक रहेगा। तो विज्ञान किस दिन वहां तक पहुंचा, लेकिन दिशा को नहीं पहचान पाया। यदि हम इस निष्कर्ष पर आते तभी विकल्प रूप के अध्ययन के लिए हम तैयार होते, नहीं तो नहीं होते, है ना। तो जड़ चैतन्य का प्रकृति नियम पहचान लिए, ग्रेविटेशनल बहुत फोर्स बड़ा विकल्प है कि हर जड़ इकाई जो है वो चैतन्य इकाई में परिवर्तित होना ही चाहती है। विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति चाहती नहीं है, चाहना वो जड़ प्रकृति में चाहना नहीं है। तो ये प्रक्रिया ही है, क्रिया है, ये ऐसा है ही, ऐसा होता ही है। और इस चीज को विज्ञान ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। कोशिश तो की, कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक अलग चीज मानकर। हाँ, ठीक है, क्योंकि विज्ञान का अध्ययन हस्तक्षेप विधि से है ना, स्वभाव गति का अध्ययन नहीं है। तो यहाँ पर जो अध्ययन हुआ है वो समाधि साधना संयम विधि से अध्ययन हुआ है। तो जीवन जो है सूक्ष्म है, उसको सब कुछ देखने की क्षमता है, हम में आप में भी है, हम बस विकसित तो कर। जैसे मैं कहाँ ये आज से 25 साल पहले मैं सारी चीजें कहाँ जानती थी, किसी एक जिसने देख लिया यानी समझ लिया, उसने लिख दिया, उसने मुझे समझा भी दिया, मैं उनके साथ भी रही हूँ, उनके प्रतिबिंबन को जो मैं पहचान पाई अपने में, उसके आधार पर तो मैं बात कर रही हूँ। तो मैं भी देख पा रही हूँ ना, जितनी चीजें समझा पा रही हूँ, और आगे देख पाऊंगी, इसका विश्वास है, क्योंकि जीवन की क्षमता तो समान है सभी जीवनों की। यहाँ से जो मानव में जो हम रेनेसा काल से हम कामना कर रहे हैं, स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुता की, जो फ्री विल है भी कि नहीं है, समानता है भी कि नहीं है, बंधुता है भी कि नहीं, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से डिराइव होते हैं अस्तित्व से। तो वहाँ पे आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं, जैसे आप समझ रहे हो तब तो मेरे समझे हुए का प्रमाण है। तो वी आर इक्वल इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि मैं समझा पा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन जो जिससे समझता है उसके प्रति वो नतमस्तक रहता ही है। तो और नहीं भी रहता है तो ये मेरी नीड नहीं है, बिकॉज मैं फुलफिल हूँ ना। तो जो फुलफिलमेंट है उसके बाद क्या चाहना है, हम तृप्ति चाहते हैं ना। तो ये तृप्तियाँ जो हैं वो जो क्षणिक है, जैसे भौतिक तृप्ति क्षणिक है, बौद्धिक तृप्ति दीर्घ है, आध्यात्मिक तृप्ति नित्य है।
इसी को मध्य दर्शन में अल्प विकसित, अर्ध विकसित और पूर्ण विकसित के तो कॉन्सेप्ट इसका के क्या रूप में मतलब दिया। ये समझें कि विज्ञान को अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए तब वो कंप्लीट होगा? बढ़ना नहीं चाहिए, विज्ञान जो सहअस्तित्व में है, अध्यात्म में ही संपृक्त है ना, जो क्रिया शून्यता में संपृक्त है, उसको समझना होगा। है ही, ऐसा है ही, है ना। अध्यात्म का मतलब जो सत्ता में संपृक्त प्रकृति है, जड़ चैतन्य स्वरूप में। तो अभी जड़ प्रकृति का अध्ययन है, चैतन्य का अध्ययन नहीं है। ये होगा तो सत्ता में जो संपृक्तता है, उस वस्तु जो नियंत्रण संतुलन की पहचान है, नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीना ही अध्यात्म है, और कुछ भी नहीं है अध्यात्म इससे अधिक। मध्य दर्शन के अनुसार तो वैचारिक संतुलन, व्यवहारिक संतुलन, व्यावसायिक संतुलन, है ना, ये संतुलन अनुभव में ही है। और विज्ञान को कैसे डिफाइन किया है मध्यस्थ दर्शन में? ये क्रिया का जड़ चैतन्य प्रकृति किसी निश्चित दिशा में, निश्चित अर्थ में, निश्चित प्रयोजन से गति कर रही है। तो मानव की समस्त भौतिक और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानवेतर प्रकृति है, जो पोषण क्रिया है उसके लिए, है ना। चैतन्य क्रिया जो है वो ज्ञान के प्रमाण के लिए है। तो जब तक ज्ञान नहीं है, समाधान नहीं, तब तक समृद्धि पहचानने में नहीं आती। इसीलिए तो विज्ञान के जो भी प्रयोग हुए, धरती को क्षति पहुंच गई। तो जो धरती में पोषण क्रिया थी उसको नष्ट हो गया। तो मानव चूंकि शोषण क्रिया किया, इसलिए धरती का भी शोषण क्रिया। तो मानव में यदि पोषण क्रिया प्रमाणित होनी है तो समझ के बगैर नहीं होगी, क्योंकि मानव को ये समझना ही पड़ेगा कि प्रकृति में पोषण है, उससे मानव पोषित होता है। तो यदि नियम पूर्ण उत्पादन नहीं कर रहा है तो व्यवहार प्रमाण नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान को पढ़ने से पहले एक समझदारी की आवश्यकता है। वैज्ञानिकता क्या है इसको समझने के लिए समझदारी की आवश्यकता है, और उसके बाद हम प्रयोगों में जाएं, उसके पहले नहीं जाना चाहिए। मानव को अपने को मानव रूप में होने को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि विज्ञान के प्रयोग मानव कर रहा है। भ्रमित है इसलिए गड़बड़ किया, जागृत हो जाएगा, सही करेगा। सिंपली मानव को अपने मानव स्वरूप के यूनिवर्सल अध्ययन की आवश्यकता है। यही गड़बड़ हुआ। मानव का यूनिवर्सल अध्ययन, उसके आचरण का अध्ययन नहीं हुआ। पत्थर का तो हो गया, कांच का हो गया, लकड़ी का हो गया, कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू का हो गया, अपना ही नहीं कर पाए। वही कमी है, ज्ञान प्रमाणित नहीं हो पाया। हम ज्ञान अवस्था की इकाई हैं, सब कुछ समझने वाले हैं, सब कुछ को भोगने वाले हैं, वही नहीं समझ आया। यदि समझ में आएगा तो ये जो भोग प्रवृत्ति है ये नियंत्रित संतुलित होकर के ज्ञान प्रवृत्ति यानी पोषण प्रमाणित होती है। आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने पर बहुत लोग अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है मध्यस्थ दर्शन ने तो एक ब्लूप्रिंट दे ही दिया है कि पहले मानव के रूप में आप अपने आप का अध्ययन करो, और तब आप प्रकृति और बाकी चीज़ों का अध्ययन करो, तब वो पूर्णता में अध्ययन होगा या सही दिशा होगी वो अध्ययन की। हाँ, तो मानव भी तो क्रिया ही है ना, शरीर भी क्रिया है, जीवन भी क्रिया है। जड़ और चैतन्य क्रिया का जो संयुक्त स्वरूप है उसमें ज्ञान की अभिव्यक्ति कैसे, इतना ही तो पढ़ना, और कुछ ज्यादा थोड़ी पढ़ना है। तो नियम को पहचानना है जी नहीं। इसलिए विवेक बराबर क्या कह रहे हैं, जीवन का अमरत्व, यानी अब गठन, अब परिणाम परिवर्तन नहीं है, यह अमरत्व है ना, कि परिणाम परिवर्तन अब नहीं है। दूसरा कह रहे हैं शरीर का नश्वरत, मतलब यहाँ परिणाम परिवर्तन है, और व्यवहार के नियम, ये तीनों को मिलाकर विवेक कह रहे हैं। विवेक स्पष्ट नहीं हुआ, इतनी ही तो कमी रही। इतना सहअस्तित्ववाद से स्पष्ट होता है तो मानव जीने के लिए तैयारी बैठा है। तो विवेक पूर्ण विज्ञान, हाँ, ये विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक, इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल।